हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड हम यहाँ पर रिवीजन सेशन देखने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पर है। सो मैं आपको बता दूं, रिसर्च मेथोडोलॉजी आपके पेपर का 50% वेटेज होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी पर। तो आज के इस सेशन में जो हम एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं, ये एक रिविजन सेशन है, तो अच्छे तरीके से सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर लीजिएगा। उसी तरीके से मैं आपको बता दूं, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है, जो कि है 7 सितंबर 2022। सो याद रखिएगा, 7 सितंबर 2022 के दिन आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है। यानी आज से आपके पास 5 डेज ही रिमेनिंग है। सो याद रखिएगा, आपकी प्रिपरेशंस के लिए जो आपका पेपर 1 होता है, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जो अगर आपके पेपर का 50% वेटेज होता है, उस पर हम आपके लिए रिवीजन पैकेज लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको 1500 प्लस 1 डे रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पीडीएफ में 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस है, जो सारे सेंट्रल एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो ज्यादातर एग्जामिनेशन के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस यहाँ पर हम कवर करते हैं। और हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, वो हमारे एक्सपर्ट्स की टीम ने ये पीडीएफ डिजाइन कर रखी है। उसी के साथ साथ 10 रिविजन मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपके 400 to 500 एमसीक्यूज यहाँ पर कवर होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये जो प्रोडक्ट है और रिवीजन पैकेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करते हैं। 100% गारंटी है इस कोर्स पर कि हमारे कोर्स से आपको एग्जामिनेशन में 50% से आपको 45 to 47% क्वेश्चन हमारे इसी रिवीजन पैकेज से पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको इस रिवीजन पैकेज को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट करना है। और ये जो आपका रिवीजन पैकेज है, काफी कम फी में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ओनली 599 रुपीज में आपको ये रिवीजन पैकेज मिलता है, जिससे कि आप इजीली इस रिवीजन पैकेज को लास्ट मोमेंट में परचेस कर आपकी प्रिपरेशन को कर सकते हो। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करिए अगर आपको ये रिवीजन पैकेज परचेस करना है। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कॉमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। एंड आपके एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुके हैं, उस पर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है। उस वीडियो को भी आप जाकर देखिए, उस वीडियो को भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखी है, जिससे कि आप इजीली आपके एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। Which of the following is correct about exploratory research? अन्वेषी शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि कौन सा विकल्प सही है अबाउट अन्वेषी शोध। तो हम एक एक कर सारे विकल्प देखते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे। इट इज कंडक्टेड टू गेट न्यू फिक्शन, मतलब इसका प्रयोग नए कथा सत्य सूचना हेतु किया जाता है। सो ऑप्शन बी का मतलब है कि हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इसलिए कंडक्ट करवाते हैं ताकि हम न्यू फिक्शन को जनरेट कर सके। फिक्शन का मतलब क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। फिक्शन जो इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है, जैसे कोई स्टोरी है जो इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है, जैसे स्पाइडरमैन की स्टोरी, ये इमेजिनेशन से क्रिएट की गई, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो इमेजिनेशन की बेसिस पर क्रिएट करी गई। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम कोई चीजों को इमेजिनेशन के बेसिस पर नहीं कंडक्ट करवाते। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम इमेजिनेशन को नहीं जनरेट करते हैं, कोई न्यू फिक्शन को नहीं बताते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, इट इज कंडक्टेड टू गेट न्यूमेरिकल डेटा। तो नो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम न्यूमेरिकल डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गैदर करते, इसीलिए नहीं कंडक्ट की जाती है ताकि हमें न्यूमेरिकल डेटा मिले, मतलब इसके अंकीय डेटा प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। नहीं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कोई अंकीय डेटा, मतलब कोई न्यूमेरिकल डेटा को प्राप्त करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम न्यूमेरिकल डेटा को गैदर करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट नहीं करवाते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, इट इज कंडक्टेड टू सीक ज्योग्राफिकल डेटा, मतलब इसके भौगोलिक डेटा की तलाश करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नहीं, आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ज्योग्राफिकल डेटा सीख करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं कंडक्ट करवाते। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होता है जिसमें आप ज्योग्राफिकल डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। सो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आप कंडक्ट करवाते हैं टू रिजॉल्व एम्बिग्यूटी।
एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जो ऐसे टर्म्स, जो ऐसे फिनोमेना जो कंफ्यूजिंग है, मतलब जो क्लियरली डिफाइन नहीं होते हैं। तो आपको एम्बिग्यूटी का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है ऐसे फिनोमेना, ऐसे टर्म्स जो वेल डिफाइंड नहीं है, जो कंफ्यूजिंग है। तो ऐसा फिनोमेना जो वेल डिफाइंड नहीं होता है, उसको अच्छी तरीके से डिफाइन करने के लिए, उसको बताने के लिए हमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करते हैं, इसीलिए आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट करवाया जाता है। तो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट करवाया जाता है ऐसे फेनोमेना को रिजॉल्व करने के लिए जो कि वेल डिफाइंड नहीं हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, मतलब इसका प्रयोग संदिग्धता निवारण हेतु किया जाता है। तो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का हम कंडक्ट करवाया जाता है, इसका यूज होता है, इसको कंडक्ट करवाया जाता है बिकॉज ऐसे फेनोमेना जो कंफ्यूजिंग है, जो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, उनको डिफाइन करने के लिए आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। Here option A is the right answer. It is conducted to resolve ambiguity. Next, which one of the following is not in the process of research? निम्न में से कौन सा शोध प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है? इस क्वेश्चन में हमें पता लगाना है और इस प्रश्न में हमें ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए ऑप्शंस में से, दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है, कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके रिसर्च प्रोसेस का पार्ट नहीं होता है। मतलब दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो आपके शोध प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। सो हम एक एक कर सारे ऑप्शंस देख लेते हैं और पता लगाते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। यस, आप आपके रिसर्च प्रोसेस में रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, बताते हो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, आप किस प्रॉब्लम पर रिसर्च कर रहे हो, उससे सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, आप ये बताते हो। सो बेसिकली आप रिसर्च प्रोसेस में बताते हो कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, इसको डिफाइन करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या की विवेचना। सो ये आपका रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है, लेकिन हमें पूछ रहे हैं विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में कौन सा आपका ऑप्शन और कौन सा विकल्प शामिल नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये आपके रिसर्च प्रोसेस में और शोध प्रक्रिया में शामिल होता है। देन ऑप्शन सी, डेवलपिंग रिसर्च प्रपोजल। यस, हम रिसर्च प्रोसेस में रिसर्च प्रपोजल डेवलप करते हैं, मतलब शोध प्रस्तावना निर्माण करते हैं। रिसर्च प्रपोजल को आप डेवलप करोगे। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, जिसमें आप बताते हो कि रिसर्च में क्या क्या करने वाले हो। बेसिकली आप यहाँ पर सारे आपके प्लान बताते हो कि आप किस तरीके से रिसर्च करने वाले हो, क्या करने वाले हो, कितना आपको फंड लगने वाला है, किस तरीके से आप करने वाले हो। सो रिसर्च प्रपोजल आप आपके गाइड को दोगे या फिर आप आपके कम्युनिटी को देंगे और उसके थ्रू आप बताओगे कि आपका रिसर्च में आप किस तरीके से आप रिसर्च करने वाले, आपको कितना फंड लगने वाला है। तो ये सारी चीजें आप आपके रिसर्च प्रपोजल में बताते हो। तो रिसर्च प्रपोजल ये आपके रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपकी रिसर्च प्रपोजल अप्रूव होती है तो ही आप आगे रिसर्च कर पाते हो। तो यहाँ पर डेवलपिंग रिसर्च प्रपोजल मतलब शोध प्रस्तावना निर्माण, ये आपका रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होती है, मतलब कि शोध प्रक्रिया में ये स्टेप्स शामिल होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, सैम्पलिंग डिजाइन, जिसे हम कहते हैं डिजाइन का नमूनाकरण। मतलब आप सैम्पलिंग डिजाइन बताओगे रिसर्च के प्रोसेस में, मतलब आप किस तरीके से आपके सैंपल्स को सिलेक्ट करने वाले हो, कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज करने वाले हो, आपकी पॉपुलेशन कितनी होगी, सैंपल के लिए आपने किन किन मेंबर्स को चूज करा है, आप किस पर स्टडी परफॉर्म करें। तो यहाँ पर आप आपके सैंपल्स रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बताते हो, आप किस तरीके से सैंपल के थ्रू आप इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले हो। तो ये भी आपके रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा, सैम्पलिंग डिजाइन मतलब डिजाइन का नमूनाकरण। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिएटिंग फिक्शन वर्क। क्रिएटिंग फिक्शनल वर्क मतलब जिसे हम कहते हैं कथा सत्य का निर्माण। मतलब यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है ये सही है। रिसर्च प्रोसेस में आप फिक्शनल वर्क को बताते नहीं हो, फिक्शनल वर्क को क्रिएट नहीं करते। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा, फिक्शनल वर्क क्या होता है, फिक्शनल वर्क जिसे हम इमेजिनेशन से क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्पाइडरमैन स्टोरी,
जो इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो फैक्ट नहीं होता है, लेकिन हम खुद से बनाते हैं, हम अपनी इमेजिनेशन से वो चीजों को क्रिएट करते हैं, उसे हम कहते हैं फिक्शनल वर्क। सो रिसर्च प्रोसेस में आपके हम फिक्शनल वर्क को क्रिएट नहीं करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शोध प्रारूप डिजाइन का मुख्य कार्य है। मेन टास्क ऑफ रिसर्च डिजाइन इज। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है आपके जो रिसर्च डिजाइन होती है, शोध प्रारूप होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मतलब आपकी जो रिसर्च डिजाइन होती है उसका मेन टास्क क्या होता है, और रिसर्च डिजाइन का मेन टास्क हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, और आपके जो शोध प्रारूप है इसका मुख्य कार्य हमें किस विकल्प में दिया गया है, हमें यह पता लगाना है। सो रिसर्च डिजाइन आपकी जो शोध प्रारूप है ये होती क्या है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। सो रिसर्च डिजाइन क्या होता है, जिसे हम रिसर्च में ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च डिजाइन को हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। सो रिसर्च डिजाइन में आप प्लानिंग करते हो, आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो, आप पहले से ही सोच विचार कर लेते हो कि आप किस तरीके से आपके जो रिसर्च है उसमें किस तरीके से आप प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करोगे, आप किस तरीके से रिसर्च परफॉर्म करोगे, आप आपकी जो शोध है उसमें किस तरीके से हर एक कार्य को निभाओगे, आप सारी चीजें आपके शोध प्रारूप में बता देते हो। तो आपकी जो रिसर्च डिजाइन होती है इसमें आप प्लानिंग करते हो बेसिकली कि आप आपके रिसर्च में किस तरीके से डेटा कलेक्ट करोगे, किस तरीके से रिसर्च में आप सैंपल सेलेक्ट करोगे, किस मेथड से आप सैंपल लोगे, और किस वे से आप डेटा को कलेक्ट करोगे, कहाँ से डेटा कलेक्ट करने वाले हो, आप रिसर्च में जो जो चीजें आप करने वाले हो सारी चीजें आप रिसर्च डिजाइन में बता देते हो। तो याद रखिएगा, शोध प्रारूप जिसे हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं, इसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं रिसर्च में, जिसमें आप हर एक चीज में प्लानिंग कर लेते हो, आपके रिसर्च में आप किस तरीके से सारी चीजें करने वाले हो, आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हो, आपकी जो रिसर्च की समस्या होती है, आपकी जो शोध की समस्या होती है उसको आप किस तरीके से हल करने वाले हो, उसकी सारी आप प्लानिंग बता देते हो। सो उसे हम कहते हैं रिसर्च डिजाइन और शोध प्रारूप। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है, टू एक्सप्लेन हाउ रिसर्च प्रॉब्लम विल बी इन्वेस्टिगेटेड, मतलब शोध समस्या का अनुसंधान कैसे होगा इसकी व्याख्या करना। मतलब आप यहाँ पर आपकी जो शोध है, शोध की आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उसका आप किस तरीके से उसको हल करने वाले हो, किस तरीके से आप उसको करने वाले हो, ये सारा आप बता देते हो आप आपकी शोध प्रारूप में। सो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, शोध समस्या का अनुसंधान कैसे होगा इसकी व्याख्या करना। टू एक्सप्लेन हाउ द रिसर्च प्रॉब्लम विल बी इन्वेस्टिगेटेड, रिसर्च प्रॉब्लम को किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करोगे, किस तरीके से उस प्रॉब्लम का जो भी समस्या है उसका आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, आपको किस तरीके से उसको हल निकालोगे, ये आप बताते हो आपके रिसर्च डिजाइन में। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए, टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स, मतलब दूसरों से जानकारी हासिल करना। नहीं, रिसर्च डिजाइन का कोई मेन टास्क ये नहीं होता कि आप दूसरों से जानकारी हासिल करें। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प है ये गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, टू आइडेंटिफाई ग्रुप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब अन्वेषण के लिए समूह को पहचान करना। नहीं, आप किसी ग्रुप इन्वेस्टिगेशन को आइडेंटिफाई नहीं करते हो रिसर्च डिजाइन में, तो यहाँ पर आपका विकल्प बी भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, टू अंडरलाइन दी वर्क डन, किए गए कार्य की संख्याकित करना। नहीं, आप रिसर्च डिजाइन कर रहे हो तो आप प्लानिंग कर रहे हो, अब जो वर्क हो गया आप उस पर तो रिसर्च नहीं करोगे, जो वर्क करा गया है, रिसर्च वर्क डन बता रहा है यहाँ पर, मतलब आपने कार्य कर चुका है उसको आप अंडरलाइन कर रहे हो, नहीं आप ये रिसर्च डिजाइन में नहीं करते। सो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका जो विकल्प डी है ये गलत हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, टू एक्सप्लेन हाउ द रिसर्च प्रॉब्लम विल बी इन्वेस्टिगेटेड, शोध समस्या का अनुसंधान कैसे होगा इसकी व्याख्या करना। अगला प्रश्न, पी वैल्यू का मतलब है, पी वैल्यू स्टैंड्स फॉर। सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पी वैल्यू का क्या मतलब होता है, पी वैल्यू का क्या फुल फॉर्म होता है। सो याद रखिए, पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू, यानी प्रायिकता मान। अब प्रोबेबिलिटी वैल्यू ये होती क्या है, पी वैल्यू होती क्या है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस प्रश्न से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछने के आपके एग्जाम में चांस है। ओके, पहले जैसे आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते थे उसमें भी आपको पी वैल्यू पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो पी वैल्यू जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू,
पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू, मतलब आप जो भी आपके रिसर्च में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो उसमें आपके जो रिजल्ट आते हैं वो बाय चांस आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं पी वैल्यू। अब किस तरीके से, जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हम देख रहे हैं कि वाटर ज्यादा देने से कि प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है। तो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, मान लीजिए आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया और आपने ये देखा कि वाटर ज्यादा देने से प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है, आपको ये रिजल्ट मिले। लेकिन आप ये देखना चाह रहे हो कि वाटर ज्यादा देने से प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है फिर नहीं हो रही है, लेकिन आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं। यानी ये बताता है कि आपका जो प्लांट की ग्रोथ हुई है ये आपके वाटर की वजह से तो नहीं हुई है, हो सकता है किसी और वेरिएबल की वजह से हो। तो उसे हम कहते हैं आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स में वो बाय चांस आ रहे हैं, मतलब आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वजह से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट नहीं हुआ है, किसी और वेरिएबल की वजह से आपको कुछ रिजल्ट दिख रहा है। ओके, हो सकता है कि सनलाइट की वजह से प्लांट की ग्रोथ हुई होगी। ओके, ऐसा हो सकता है। सो इस केस में हम बोलेंगे आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं। अब पी वैल्यू हम यूज क्यों करते हैं? पी वैल्यू का मतलब तो हमने जान लिया है। पी वैल्यू ये बताती है हमारा जो एक्सपेरिमेंट्स है उसमें जो हमारे रिजल्ट आते हैं ये बाय चांस आते हैं। अब हम देखेंगे पी वैल्यू का यूज क्यों होता है, क्यों हम यूज करते हैं। तो याद रखिएगा पी वैल्यू हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम टेस्ट करते हैं हमारी नल हाइपोथेसिस को। ओके, नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करने के लिए पी वैल्यू का यूज करते हैं। अब किस तरीके से, अब जैसे मान लीजिए आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पी वैल्यू अगर लेस होती है, ओके, पी वैल्यू कम होती है, लेस होती है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आपके जो नल हाइपोथेसिस है नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर लेते हो। ओके, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पी वैल्यू आपकी जब भी कम होती है, जितनी कम आपकी पी वैल्यू होगी उतना आप अभी क्या करोगे, नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करते जाओगे। अब किस तरीके से हमने ये डिसाइड कर लिया कि पी वैल्यू कम होगी तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर रिलेशन है कुछ। तो याद रखिएगा पी वैल्यू आपकी किससे कम होनी चाहिए, पी वैल्यू आपकी अल्फा से कम होनी चाहिए। अल्फा क्या होता है, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अल्फा बताता है कि आपने आपके एक्सपेरिमेंट में कितने % एरर को अलाउ करा है। तो बेसिकली रिसर्चर्स जो होते हैं अल्फा की वैल्यू पहले से सेट कर लेते हैं जो कि 1% होती है या फिर 5%। अगर आपने मान लीजिए आपके रिसर्च में 5% आपने एरर अलाउ करा है, आप देखोगे कि आप ऐसा बताओगे कि 5% हो सकता है कि एरर आ सकते हैं हमारे रिसर्च में। सो उस केस में आप क्या बोलोगे कि आपके जो रिजल्ट है वो 95% सही आना चाहिए। ओके, क्योंकि आपने क्या करा, पहले से ही अल्फा वैल्यू आप डिसाइड कर लेते हो। अगर आपका जो एरर आप चाह रहे हो आपके एक्सपेरिमेंट में कितने % एरर आए, उससे आपका एरर कम आ जा रहा है, यानी आपकी जो पी वैल्यू आपका जो रिजल्ट आ रहा है उससे कम आ जा रहा है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आपकी नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर लोगे। ओके, अब नेक्स्ट केस, अगर पी वैल्यू क्या हो रही है आपकी, अल्फा से ज्यादा आ रही है। ओके, यानी आपने जितना एरर आपके एक्सपेरिमेंट्स में अलाउ करा था उससे ज्यादा आपको एरर देखने मिल रहा है, उससे ज्यादा आपको एरर देखने मिल रहा है, यानी आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आपके रिजल्ट नहीं आ रहे बल्कि कोई और वेरिएबल की वजह से आ रहे, तो ये एरर ही हो गया, आपको पता नहीं चल रहा कि किसकी वजह से आ रहे हैं। ओके, तो इस केस में आप क्या करते हो, आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो। सो ये कुछ स्टेटमेंट है आपको याद रखना है। पहला मैंने आपको बताया कि पी वैल्यू जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू। देन नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू मतलब आपके जो आपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए उसमें जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं। ओके, बाय चांस आ रहे हैं, यानी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे, हो सकता है किसी और वेरिएबल की वजह से आपके रिजल्ट आ रहे हो, तो ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी वैल्यू। अब पी वैल्यू यानी प्रोबेबिलिटी वैल्यू को किस लिए यूज करा जाता है, क्योंकि याद रखिए पी वैल्यू को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम हमारी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करें और ये बताए कि हम उसे एक्सेप्ट करने वाले या फिर हम रिजेक्ट करने वाले। तो याद रखिएगा जितनी कम आपकी पी वैल्यू होगी उतना आप आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लोगे, और आपकी पी वैल्यू आपकी अल्फा से कम है। अल्फा क्या होता है, सिग्निफिकेंस लेवल, यानी
यहाँ पर रिसर्चर बता देते हैं कि हम हमारे एक्सपेरिमेंट्स में इतने परसेंट एरर अलाउ करेंगे, कि इतने परसेंट एरर आ सकते हैं एक्सपेरिमेंट में। सो ये होता है आपका अल्फा, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अगर आपकी पी वैल्यू अल्फा से कम होगी तो उस केस में आप आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लोगे, और अगर आपकी पी वैल्यू अल्फा से ज्यादा होगी, यानी आपके जो एरर्स है अपने जितने अलाउ करे थे उससे ज्यादा आपको एरर मिल रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपकी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये होता है आपका पी वैल्यू, जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, मैच टेबल ए विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस इन टेबल बी। टेबल ए को टेबल बी में सबसे उपयुक्त विकल्पों को साथ सुमेलित कीजिए। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि हमें टेबल ए गिवन है और टेबल बी दिया गया है। टेबल ए में हमें कुछ रिसर्च की डेफिनेशंस दी गई है, मतलब टेबल ए में हमें कुछ अनुसंधान की परिभाषा दी गई है, और हमें टेबल बी से उसको प्रॉपर मैच करना है और देखना है कि हमें किस किस रिसर्च की डेफिनेशन दी गई है, हमें उसकी प्रॉपर जोड़ियां लगानी है। मतलब टेबल ए में हमें कुछ रिसर्च से रिलेटेड डेफिनेशन दी गई है, हमें उसे टेबल बी के साथ प्रॉपर मैच करना है। हम टेबल ए पहले देखते हैं और उसको टेबल बी के साथ मैच करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। टेबल ए का फर्स्ट पॉइंट हमें गिवन है, रिसर्च इज एम्ड एट फाइंडिंग सोल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम सोसाइटी इज फेसिंग। यहाँ पर हमें यह दिया गया है कि एक रिसर्च है, उस रिसर्च का एम ये है, मतलब उस रिसर्च का, उस अनुसंधान का उद्देश्य ये है कि समाज में किसी प्रॉब्लम का फेस कर रहे हैं लोग, मतलब समाज में समाज के सामने आने वाली तत्काल समस्या का समाधान खोज रहे हैं। मतलब समाज में एक ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो कि इमीडिएट प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का हमें इमीडिएट समाधान निकालना है। यहाँ पर किस चीज की हमें प्रॉब्लम है, किस चीज के समाधान यहाँ पर है, हमें सोसाइटी से लेकर। यहाँ पर हमें मेंशन किया गया है इसके सोसाइटी से लेकर कुछ प्रॉब्लम है, मतलब आपके जो समाज है, समाज के सामने आने वाली कुछ तत्काल समस्या है, उसका समाधान हमें खोजना है। याद रखिए यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम बताया गया है, जो हमें समस्या बताई गई है, वो समस्या भी हमें बताई गई जो कि एक स्पेसिफिक समस्या है जो कि सोसाइटी से रिलेटेड है। यहाँ पर कभी भी आपको क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है और वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, तो उसे सॉल्व करने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का यूज करेंगे। याद रखिए हमें अप्लाइड रिसर्च का यूज करेंगे, मतलब व्यवहारिक शोध का यूज करेंगे। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, उस मतलब आपका जो पॉइंट ए दिया गया है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट डी। मतलब आपका जो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया गया है इसका सही मैच हो जाएगा पॉइंट डी। उसी तरीके से पॉइंट टू, रिसर्च एम एट गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज सेक। मतलब एक रिसर्च है जिसका एम है, रिसर्च है उसका उद्देश्य ये है कि हम नॉलेज को गैदर करें, मतलब ज्ञान को इकट्ठा करें, और ताकि जो रिसर्चर्स हैं और ताकि जो भी लोग हैं वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके, नॉलेज से यानी नॉलेज को इंक्रीज करना, नॉलेज के लिए। तो ऐसे अनुसंधान जिसका उद्देश्य ये है कि हम जिसमें ज्ञान को इकट्ठा करें और उसका उद्देश्य ये भी है कि ज्ञान के खातिर हम वो रिसर्च परफॉर्म करें। वो रिसर्च होती है आपकी फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम कहते हैं मौलिक अनुसंधान। यहाँ पर जो आपका पॉइंट 2 दिया गया है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट सी। उसी तरीके से थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, रिसर्च एम्ड एट डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट। मतलब ऐसी रिसर्च, ऐसी अनुसंधान जिसका एम यही है कि हम किसी ऐसे मामले को, किसी एक अफेयर्स है उसको, एक स्टेट ऑफ अफेयर्स है उसको हम एज इट इज, जैसा वो एग्जिस्ट कर रहा है उसको एज इट इज हम डिस्क्राइब करें। यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड आ रहा है, मतलब यहाँ पर हम उसको उस अनुसंधान में डिस्क्राइब करते हैं चीजों को, तो वो आपकी रिसर्च होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यहाँ पर जो पॉइंट 3 है उसका हो जाएगा आपका करेक्ट पॉइंट ए। यहाँ पर जो आपका पॉइंट 3 है उसका हो जाएगा आपका पॉइंट ए, मतलब वर्णनात्मक अनुसंधान। उसी तरीके से पॉइंट 4 देखते हैं हम, रिसर्चर यूजेस फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल एंड एनालाइज दिस, मेक अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द मटेरियल। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिसर्चर के पास मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल होता है, लेकिन उसी मटेरियल का यूज कर वो फैक्ट्स जानना चाहते हैं
यानी यहाँ पर रिसर्चर के पास सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होती है, उसे रिसर्चर प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर कर देखते हैं कि वो रियलिटी में वो चीज हैपन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। सो यहाँ पर ऐसा सिर्फ और सिर्फ हम एनालिटिकल रिसर्च में करते हैं, मतलब विश्लेषणात्मक अनुसंधान में करते हैं। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन 4 है या इसका करेक्ट हो जाएगा पॉइंट बी। सो याद रखिए एनालिटिकल रिसर्च ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में ज्यादातर करके यूज की जाती है, जिसमें आपके पास थ्योरी मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, लेकिन आप क्या करते हो उसमें एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखते हो कि वो चीज टेस्ट जो हम कर रहे हैं वो रियलिटी में वैसा एग्जिस्ट हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमने सारे ऑप्शंस सारे पॉइंट जो दिए गए थे उनका सारे करेक्ट डेफिनेशन मार्क कर दिए कि कौन से रिसर्च की कौन सी डेफिनेशन है। सो ये ऑर्डर अगर आप देखते हो तो हमें ऑप्शन बी में गिवन है, so इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स इज, निराकरणीय परिकल्पना को स्वीकारना जब ये गलत हो। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपने क्या करा, आपके नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, कब, जब ये फॉल्स थी। तो ये कौन सा एरर कहलाएगा, मतलब आपने जो आपकी जो निराकरणीय परिकल्पना है उसको स्वीकार लिया, कब, जब ये गलत थी। तो ये कौन सा त्रुटि कहलाएगी, मतलब ये कौन सा एरर होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, आपको ये टेबल को याद रखना है। सो याद रखिएगा, आप आपके रिसर्च में आप हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। तो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में आपसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, उसी को हम कहते हैं एरर्स और जिसे हम त्रुटि कहते हैं। तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो या फिर रिजेक्ट कर लेते हो। तो जैसे कि एरर्स में आप क्या करते हो, कुछ मिस्टेक्स कर लेते हो। तो उन मिस्टेक्स को, उन एरर्स को हम इस टेबल के थ्रू पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर नल हाइपोथेसिस, आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो रियलिटी में रियल में ट्रू है, आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन आपने इसको क्या कर लिया, रिजेक्ट कर लिया। तो ये कौन सा एरर कहलाएगी, आपका टाइप 1 एरर, मतलब आपकी टाइप 1 त्रुटि। आपने क्या करा, नल हाइपोथेसिस ट्रू थी फिर भी आपने इसको रिजेक्ट कर लिया, सो ये आपका हो जाएगा टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर क्या होता है, आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, मतलब आपकी जो निराकरण परिकल्पना होती है ये गलत होती है, फॉल्स होती है, फिर भी आपने इसको क्या करते हो, आप एक्सेप्ट कर लेते हो। आपने क्या किया, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, कब, जब ये गलत थी, मतलब जब ये फॉल्स थी। तो ये कौन सा एरर हो जाएगा, आपका टाइप 2 एरर हो जाएगा। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि आपने आपकी नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लिया, कब, जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस थी वो फॉल्स थी, मतलब आपके जो निराकरण परिकल्पना है वो उसको आपने स्वीकार कर लिया, कब स्वीकार कर लिया, जब वो गलत थी। तो आप याद रखिएगा, जब भी आपकी नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट करते हो, कब, जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, तब ये हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर। सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा टाइप 2 एरर, जिसे हम कहते हैं टाइप 2 त्रुटि। सो अगर आप आपकी जो नल हाइपोथेसिस उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, कब, जब वो फॉल्स है, तो ये आपका टाइप 2 एरर होता है, मतलब कि जो निराकरणीय परिकल्पना है आप उसको स्वीकार ले रहे हो, कब, तब ये गलत हो, तो ये हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर। सो टाइप 1 एरर हमने जैसा देख लिया, टाइप 1 एरर कब अगर होता है, जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ये ट्रू होती है लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, तो ये हो जाता है आपका टाइप 1 एरर। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी गलत आंसर हो जाएगा, ऑप्शन विकल्प भी आपका सही उत्तर नहीं होगा इस क्वेश्चन का। उसी तरीके से ऑप्शन सी आपको गिवन है सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर माइनस सैंपल स्टैटिस्टिक, मतलब आपके पॉपुलेशन की आपकी जो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप उसको पुट करोगे और माइनस करोगे, एंड देन आपको सैंपल से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है आप वो करोगे, उनको माइनस करके आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपका हो जाएगा सैम्पलिंग एरर, जिसे हम कहते हैं त्रिदर्श त्रुटि। तो ये त्रिदर्श त्रुटि भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर नहीं होगा, सही आंसर नहीं होगा। देन ऑप्शन डी स्टैंडर्ड एरर, जिसे हम कहते हैं मानक त्रुटि। तो स्टैंडर्ड एरर क्या होता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन, आपको सैंपल से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, सैंपल से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आप उसको ग्राफ में कन्वर्ट करते हो और आप देखते हो कि ये कितना स्प्रेड आउट है, तो इसी को आप कहते हो कि ये स्टैंडर्ड एरर बताता है कितना ज्यादा कितना कम स्प्रेड है, कितना ज्यादा स्प्रेड है, इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें इस बारे में भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी गलत हो जाएगा।
सो अगर आपकी नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर रहे हो कब, जब ये फॉल्स है तो ये हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर, मतलब टाइप 2 त्रुटि। सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट, शोध रिपोर्ट में दी गई संदर्भ ग्रंथ सूची। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपके रिसर्च रिपोर्ट में जो बिब्लियोग्राफी लिखते हो तो वो क्यों लिखते हो, उसका पर्पस क्या होता है लिखने का बिब्लियोग्राफी का, मतलब आपकी जो शोध रिपोर्ट होती है उसमें आपका संदर्भ ग्रंथ सूची क्या होती है, अब आपकी शोध की रिपोर्ट में क्यों लिखते हो आप बिब्लियोग्राफी, उसका मोटिव, उसका पर्पस क्या होता है, हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना है इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में। तो बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। आपको याद रखना है बिब्लियोग्राफी को हम कहते हैं लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि अगर आप आपकी रिसर्च में किसी और रिसर्चर के अगर आप आपकी शोध में किसी और शोधकर्ता के इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उनका कंटेंट यूज कर रहे हो, तो आपको उस शोधकर्ता का प्रॉपर नेम मेंशन करना होता है, मतलब जो भी आपने जिस भी रिसर्चर का आपने कंटेंट लिया होता है, इंफॉर्मेशन ली होती है, उनका प्रॉपर आपको नेम मेंशन करना होता है, उसे हम कहते हैं रेफरेंसेस। अब आपकी जो बिब्लियोग्राफी होता है, बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है एक से ज्यादा रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। अगर आप आपकी रिसर्च में कुछ बहुत सारे रेफरेंसेस यूज कर रहे हो तो हम उसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी आप आपके रिसर्च रिपोर्ट के एक्स्ट्रा चैप्टर्स में लिखते हो, जो सप्लीमेंट्री चैप्टर्स होते हैं उसमें आप आपके बिब्लियोग्राफी को लिखते हो। सो याद रखिएगा बिब्लियोग्राफी क्यों हम लिखते हैं रिसर्च रिपोर्ट में, जाके जो रीडर्स है आपके, जो भी आगे रीड करेगा आपके रिसर्च रिपोर्ट को, और उसमें जो भी पर्सन का इंटरेस्ट होगा, ताकि वो उनके इंटरेस्ट एरिया को हेल्प कर सके, वो आगे फर्दर और रिसर्च कर सके, इसलिए बिब्लियोग्राफी लिखा जाता है आपके रिसर्च रिपोर्ट में। सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। भावी शोध के इच्छुक शोधकर्ताओं के लिए सहायक होती है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा, मतलब जो भी आगे रिसर्च करने वाले हैं, फर्दर रिसर्च में जिसको और इंटरेस्ट होगा उस टॉपिक में, वो उस टॉपिक को देखकर आगे और रिसर्च कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। सो बिब्लियोग्राफी का मेन एम यही होता है, इसीलिए हम रेफरेंसेस लिखते हैं ताकि जो दूसरे रीडर्स है उनका इंटरेस्ट अगर कुछ टॉपिक में तो वो आगे फर्दर रिसर्च कर सके। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी, शोज वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर, शोधकर्ताओं के विस्तृत ज्ञान को दर्शाती है। नहीं, हम बिब्लियोग्राफी इसलिए नहीं लिखते हैं कि दिखावा कर सके रिसर्चर, मतलब उनकी जितनी नॉलेज है उनका शो ऑफ कर सके, इसलिए बिब्लियोग्राफी नहीं लिखा जाता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी, हैज टू बी एग्जॉस्टिव, मतलब संपूर्ण होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी बिब्लियोग्राफी, ये ऐसा, ये भी ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी, होल्ड्स नो वैल्यू टू रिसर्च, आपकी बिब्लियोग्राफी का कोई वैल्यू नहीं होता है रिसर्च में, ऐसा नहीं होता है। बिब्लियोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसर्च, आपको लिखना ही होता है, नहीं तो आपकी रिसर्च जो हो जाएगी वो प्लेजरिज्म के अंडर आ जाएगी। तो या फिर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी गलत हो जाएगा। तो बिब्लियोग्राफी का मेन एम होता है हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, जो आपका विकल्प ए है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्नोबॉल सैंपलिंग इज, स्नोबॉल नमूना चयन। इस क्वेश्चन में हमें स्नोबॉल सैंपलिंग की डेफिनेशन फाइंड आउट करना है। सो हम इस फिगर के थ्रू देखेंगे कि स्नोबॉल सैंपलिंग होती क्या है। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, तो इस फिगर में हम देखेंगे कि स्नोबॉल सैंपलिंग मतलब स्नोबॉल नमूना चयन क्या होती है। जैसे कि यहाँ पर ये है आपका रिसर्चर, मान लीजिए ये रिसर्चर है। अब रिसर्चर यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कि ऐसे पर्सन जो ड्रग लेते हैं, जो ड्रग कंज्यूम करते हैं। तो रिसर्चर को ये एक दो सैंपल्स मिल गए, रिसर्चर को रिस्पोंडेंट्स मिल गए। सो यहाँ पर जो ड्रग लेते हैं वो खुद से तो आगे नहीं आएंगे, तो यहाँ पर जो आप रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट ही आगे और लोगों को कलेक्ट कर कर लाएंगे जो उनको वो पहचानते हैं। तो उसी तरीके से ये भी रिस्पोंडेंट और दूसरे रिस्पोंडेंट को कलेक्ट कर कर लाएगा, फिर इनके थ्रू ये भी हो सकता है और लोगों को कलेक्ट कर कर लाए, फिर ये पर्सन भी और लोगों को कलेक्ट कर कर लाएंगे, फिर ये पर्सन भी और लोगों को कलेक्ट कर कर लाएंगे। इसी तरीके से इस साइड भी इस पर्सन ने जैसे 3 लोगों को कलेक्ट कर कर लाया, फिर ये पर्सन और 3 लोगों को कलेक्ट कर कर ला सकता है, ये और जितने भी उनके पहचान में लोग हैं
फिर ये और एक को कलेक्ट कर लाएगा। इस तरीके से स्नोबॉल सैम्पलिंग में रिसर्चर के पास एक दो लोग रिसर्चर को एक आध रिस्पोंडेंट मिल जाते हैं और वो रिस्पोंडेंट आगे और दूसरे रिस्पोंडेंट को कलेक्ट कर लाते हैं और वो उनका सैंपल बन जाते हैं और इस पर रिसर्च अपनी रिसर्च स्टडी परफॉर्म करते हैं। सो इस तरीके से रिसर्चर स्नोबॉल सैम्पलिंग में रिसर्च परफॉर्म करते हैं अपने सैंपल्स पर। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग की डेफिनेशन क्या होगी, हम एक एक कर सारे ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं कि सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, सही विकल्प क्या होगा इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का। तो ऑप्शन ए, डन फॉर सैंपल ऑफ मोर देन 100 पीपल, मतलब 100 से अधिक लोगों के नमूने के लिए किया जाता है। नहीं, स्नोबॉल सैंपलिंग सिर्फ 100 से ज्यादा लोगों के लिए नहीं किया जाता है। स्नोबॉल सैंपलिंग की जो डेफिनेशन नहीं होती कि स्नोबॉल सैंपलिंग में आप 100 पीपल से ज्यादा लोगों पर ही आप सैंपल करते, आप रिसर्च आपकी परफॉर्म करोगे, नहीं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, डन व्हेन मेनी चॉइसेस ऑफ सैंपल आर देयर, वो चॉइसेस आपके पास बहुत सारे चॉइस हो गए तब आप स्नोबॉल सैंपलिंग परफॉर्म करते हो कि नहीं। तो ये भी आपका ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या है, किया जाता है जब नमूना चयन के कई विकल्प होते हैं। नहीं, आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हो गए तो आप स्नोबॉल सैंपलिंग का यूज नहीं करोगे, ये स्नोबॉल सैंपलिंग की डेफिनेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी गलत हो गया। देन ऑप्शन सी, a sampling technique that works like chain referral, मतलब एक नमूना चयन तकनीक है जो श्रृंखला रेफरल की तरह काम करती है। यस, नमूना चयन जो आपकी एक चैन की तरह, चैन रेफर करती है, मतलब आपकी चैन रेफरल की तरह काम करती है। किस तरीके से, जैसे आपने यहाँ पर दो लोगों को कलेक्ट कर लिया, दो लोगों को अपने दो रिस्पोंडेंट हो गए, आपके दो सैंपल्स हो गए, फिर ये सैंपल्स और लोगों को कलेक्ट कर लाएंगे, फिर ये लोग और लोगों को कलेक्ट कर लाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर एक चैन बन रही है। सो याद रखिएगा, स्नोबॉल सैंपलिंग जो होती है आपकी एक चैन रेफरल होती है जिसमें आप एक चैन की तरह सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सहसंबंध का गुणांक स्वतंत्र है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है। इंडिपेंडेंट यानी किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है, वो कौन होता है, वो किस ऑप्शन में हमें दिया गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है। सो याद रखिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये होता क्या है। सो कोरिलेशन रिसर्च में कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। तो याद रखिएगा, इस साइंटिस्ट ने इस कोएफिशिएंट को दिया था जिसका नाम है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। एग्जाम में इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस साइंटिस्ट ने दिया था इस कोएफिशिएंट। तो याद रखिएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। अब कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट होता क्या है कोरिलेशन रिसर्च में। तो याद रखिएगा, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू आपकी -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अगर आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 आ रही है, दैट मीन्स आपके जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के बीच में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर आपके जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट है उनकी वैल्यू +1 है, तो याद रखिएगा उस केस में आपके जो वेरिएबल्स है, आपके चर है, चरों के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा और 0 का मतलब होता है कि कोई रिलेशन नहीं होता है। तो ये होते हैं आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट जिसके वैल्यूज -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अब याद रखिएगा, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट जिसे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। सो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला आपको पहले पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो ये होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला होता है, इसे हम कहते हैं सबमिशन। ये आपके ऑब्जर्वेशंस होंगे और ये आपके xi और yi ये आपके ऑब्जर्वेशन होते हैं। सो x ये आपका फर्स्ट वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि दो वेरिएबल्स के बीच में हम कोरिलेशनल रिसर्च में संबंध देखते हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशन है। सो xi जो होता है आपका ये फर्स्ट वेरिएबल हो गया और yi ये आपका हो जाएगा सेकेंड वेरिएबल। ऐसे दो वेरिएबल होते हैं कोरिलेशनल रिसर्च में और उनके बीच में आप संबंध देखते हो। सो ये पता चल गया आपको xi और yi क्या होता है। अब नेक्स्ट टर्म हमें दिया गया है, नेक्स्ट लेटर x बार y बार, नेक्स्ट वेरिएबल हमें दिया गया x बार y बार। सो x बार और y बार क्या होता है, ये होता है आपके मीन। अब आपने कुछ मान लीजिए सैंपल से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल लिया, उनकी हाइट निकाल लिया, हाइट का आप मीन देखोगे और बताओगे कि इस पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है उसमें ज्यादातर लोगों की हाइट क्या होती है, तो ये हो गया आपका मीन। सो
बार जब भी आ गया मतलब ये मीन हो जाएगा आपका, और एक्स आई मतलब ये फर्स्ट वेरिएबल के ऑब्जर्वेशन यानी फर्स्ट वेरिएबल का आपने जो भी डेटा कलेक्ट करा वो होता है, और वाई आई मतलब सेकंड वेरिएबल का आपने जो भी डेटा कलेक्ट करेगा वो हो जाएगा आपका वाई आई। ये हो गया आपका। अब ये साइन क्या होती है, इसे हम कहते हैं सबमिशन, जिसका मतलब होता है एडिशन। सबमिशन का मतलब होता है एडिशन, ये हमें पता चल गया। अब यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। अगर हम चेंज करते हैं अपने ओरिजिन में और स्केल में कुछ चेंज करते हैं तो क्या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, इससे कोई डिपेंड नहीं करता है इन चीजों पर। सो यस, याद रखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ना ही आपके चेंज ऑफ स्केल में और ना ही चेंज ऑफ ओरिजिन से डिपेंड करता है, इन दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप स्केल में भी कोई चेंज कर लो या फिर ओरिजिन में भी कुछ चेंज कर लो, आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसको कुछ उस पर अफेक्ट नहीं होता है, ये इन दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। अब किस तरीके से, अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर लिया। अब कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आपने उस इंफॉर्मेशन को प्लॉट कर दिया कुछ ग्राफ में। अब ग्राफ में प्लॉट करने के बाद आपने पहले वेरिएबल का मान लीजिए कुछ, यहाँ पर आपके ओरिजिन के पास 10 वैल्यू आ रही है, 20 वैल्यू आ रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने जो ओरिजिन था इस 10 को मैंने थोड़ा मूव कर लिया, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा, मेरा 20 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यहाँ पर हमारे जो फॉर्मूला है इसमें माइनस दिया गया है हमें। जब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूंगी और मैं माइनस करूंगी तो ये ऑलरेडी इसी जगह पर मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे कि देख रहे हो आप, कुछ चेंजेस ही नहीं होगा, यानी आपके जो ओरिजिन है ओरिजिन से कुछ चेंज नहीं हो रहा है, जितना गैप है उतना ही गैप रह रहा है आपका। दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है इसमें जो ओरिजिन वैल्यू होती है इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है आपका। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिपेंडेंट होता है आपका ओरिजिन से। अब स्केल देखते हैं। अब स्केल मान लीजिए यहाँ पर आपकी 10 है, स्केल 10 है, मैंने इसको बढ़ा दिया उस स्केल को। जैसे हम कोई चीज कभी हमें हमारे आय से नहीं दिखती तो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो हम क्या करते हैं उसका स्केल बढ़ा देते हैं। सो उस केस में मैंने मान लीजिए यहाँ पर मैंने स्केल बढ़ा दिया, ये 10 को मैंने ले लिया 10 के ले लिया। अब मैं अगर यहाँ पर हर जगह 10 के और 20 के डाल दूंगी, अब यहाँ पर 10 के मान लीजिए और यहाँ पर 20 के, तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो यहाँ पर मेरा जो के है ये कांस्टेंट के है मान लीजिए, तो ये मैं इसको बाहर निकाल लूंगी, तो यहाँ पर के और के बाहर आ जाएगा, तो ये के और के कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको फिर से सेम ही फॉर्मूला देखने मिलेगा। तो इसके लिए हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है आपका स्केल और ओरिजिन पर अगर आप चेंज करते हो तो इसका इस पर कोई अफेक्ट नहीं होता, इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन ओनली, केवल पैमाने और उत्पत्ति का परिवर्तन। अगला प्रश्न, एनोवा वॉज गिवन बाय, एनोवा द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि एनोवा ये किस साइंटिस्ट के द्वारा ये नाम दिया गया था, ये टर्म दिया गया था। तो याद रखिएगा एनोवा ये R.A. फिशर यानी रोनाल्ड फिशर इस साइंटिस्ट ने दिया था इन द ईयर 1918 में रोनाल्ड फिशर यानी R.A. फिशर इस साइंटिस्ट ने एनोवा इस टर्म को लॉन्च किया था। अब एनोवा क्या होता है, याद रखिएगा एनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब एनोवा किस लिए हम यूज करते हैं, तो याद रखिएगा एनोवा एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है, एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है, जिससे हम ये टेस्ट करने के लिए देखते हैं कि 2 से ज्यादा सैंपल के मीन को कंपेयर करने के लिए। ओके, जब 2 से ज्यादा आपके पास सैंपल्स होंगे उनके मीन को अगर आपको कंपेयर करना है तो आप एनोवा टेस्ट यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसका यूज करोगे। और याद रखिएगा एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एनोवा पर। सो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इस टेस्ट का हम यूज सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको ये देखना होता है कि ये कंपेयर करना होता है कि 2 से ज्यादा जो सैंपल्स है उनके मीन को कंपेयर करने के लिए। आपके पास अगर 2 से ज्यादा सैंपल्स ले लिया आपने, उस पर आपने स्टडी परफॉर्म किया, उससे जो आपको मीन मिल रहे हैं आपको उसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए आप एनोवा टेस्ट का यूज करोगे। अगर जब आपके पास सिर्फ 2 ही सैंपल होते हैं तो उस केस में आप या तो टी टेस्ट का यूज करोगे या तो जी टेस्ट का यूज करते हो। अब आपके पास 2 से ज्यादा सैंपल के मीन है, यानी 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, तो उस केस में आप एनोवा का यूज करोगे।
सो एनोवा को हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ टी एंड जी टेस्ट, यानी टी और जी टेस्ट में भी हम सेम इसी तरीके से करते हैं। टी और जी टेस्ट में हम दो सैंपल के मीन को कंपेयर करते हैं और उसी का एक्सटेंशन हम एनोवा को कहते हैं, यानी सेम करते हैं लेकिन यहाँ पर उसका एक्सटेंशन है इसमें, जिसमें हम टी और जी टेस्ट में जो नहीं कर पाते, यानी दो से ज्यादा मीन को कंपेयर नहीं कर पाते, यही हम एनोवा में करते हैं कि दो से ज्यादा सैंपल के मीन को कंपेयर करने के लिए हम एनोवा इस टेस्ट का यूज करते हैं। और याद रखिएगा एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एनोवा ये किस टेस्ट का एक्सटेंशन होता है। सो एनोवा ये टी एंड जी टेस्ट, ये दोनों भी टेस्ट का एक्सटेंशन होता है। और एनोवा वाज गिवन बाय R.A. फिशर यानी रोनाल्ड फिशर इन द ईयर 1918। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, R.A. फिशर। एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.